नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम इस क्लास के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके पिछले जो भी एग्जाम हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे अन्य कोई भी कंपटीशन की परीक्षा हो, उनमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी आएंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस टॉपिक में राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सब इस पीपीटी में हमने शामिल किए हैं और आपको किसी अदर सोर्स पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए सब इस क्लास से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपनी इस क्लास को समझते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मूल अधिकारों के लिए भाग 3 है, साथ ही डीपीएसपी भाग 4 में है, ऐसे ही भाग 5 में यहाँ पर संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा महान्यायवादी, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख एवं भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, उसमें सीडीएस भी ऑप्शन में होता है। तो देखिए, यहाँ पर सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी अनुच्छेद की संख्या होगी उस पर मैं ऐसे करके एक स्टार बना दूंगा। ठीक है। अब जिस भी अनुच्छेद पर मैं स्टार बनाऊं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे याद कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, उन सभी को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि फिर आप टॉपिक नहीं समझ पाएंगे और सारे अनुच्छेद पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में। ठीक है। तो आप अनुच्छेद 52 को ध्यान में रखें, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हो सकता है, मतलब कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो देखिए, पहले तो नंबर तो वो भारत का नागरिक हो। अगली शर्त यह है 35 वर्ष की उसने आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ये 3 कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर बताया गया कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा। अब हमने ये तो समझ लिया कि कौन पात्र है। ठीक है। पात्र कौन नहीं होगा? जिसने कोई लाभ का पद धारण किया है वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा। लाभ का पद किसके अंतर्गत? किसी राज्य सरकार के अंतर्गत या फिर भारत सरकार के अंतर्गत, या कोई स्थानीय निकाय है, कोई अन्य प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत अगर आप कोई लाभ का पद धारण करते हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपने देखा होगा कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब हम डायरेक्टली वोटिंग नहीं करते कि राष्ट्रपति कौन होंगे, बल्कि यहाँ पर एक निर्वाचक मंडल होता है। एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और उस निर्वाचक मंडल के सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। अब निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन होंगे? तो देखिए, जो हमारी संसद है, संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राज्यों की विधानसभाएं, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो एक निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें शामिल होंगे और राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये वोटिंग करेंगे। ठीक है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं 2, केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वो है आपका दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी। ठीक है। और यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि यहाँ पर मनोनीत सदस्य जो होते हैं, मनोनीत सदस्य, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। हालांकि महाभियोग के केस में अगर देखेंगे तो मनोनीत सदस्य भी वहां पर वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी? तो देखिए, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और ऐसे मतदान कैसे होंगे? गुप्त मतदान होगा। ठीक है। ये 2 शब्द हैं, ये 2 शब्दावली हैं, एकल संक्रमणीय मत और ये वाली, इन दोनों को आप याद रखना। अगला है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति आप सभी को पता ही है 5 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। ठीक है। इससे आगे भी अगर वो रहना चाहें तो रह सकते हैं। कैसे? दोबारा वो इलेक्शन लड़ सकते हैं फिर से राष्ट्रपति का। ठीक है।
भारत में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ एक बार ही राष्ट्रपति बन पाएंगे या 2 बार ही बन पाएंगे। राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार बन सकता है, ठीक है। तो 5 वर्ष की अवधि तक वो पद पर बना रहेगा और जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। मतलब कोई दूसरा राष्ट्रपति अगर नियुक्त नहीं होता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन यहाँ उनके पद छोड़ने से पहले ही चुनाव करा लिए जाते हैं, ऐसी स्थिति नहीं आ पाती जनरली। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है। तो त्यागपत्र किसको देंगे? वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेंगे। अब मान लीजिए आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो उम्मीदवार आप सिर्फ फॉर्म भर के या जमानत की राशि भरकर नहीं हो सकते। आपके लिए पहली शर्त तो वहां पर यह थी कि आप 35 वर्ष की एज में हो, ठीक है, भारत के नागरिक हों, साथ ही आप लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पर उम्मीदवार के पास में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में शामिल हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है, मतलब चुनाव में आपने देखा होगा कई सारे विवाद होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है, निर्वाचन में विवाद होता है, तो उस विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्वाचन संबंधी शंकाएं होंगी, विवाद होंगे, उनकी जांच करेंगे और उसके आधार पर जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, ठीक है। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। मतलब कोई अगर एक बार राष्ट्रपति बने हैं तो वो दोबारा भी बन सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं, जिसमें हमने एक तो समझ लिया, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर वो किसी भी सदन, ठीक है, या राज्य के किसी भी विधानमंडल या किसी अन्य सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। और राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते होते हैं, जो भी उन्हें सैलरी मिलती है, वो उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी कम नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति जब निर्वाचन हो गया उसके बाद शपथ लेंगे, तो शपथ किसके समक्ष लेंगे? शपथ लेंगे, मैंने बताया था आपको, मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनकी उपस्थिति में वो शपथ लेते हैं। वहीं यहाँ पर मैंने बताया था कि त्यागपत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। शपथ किसके सामने लेंगे? तो वो हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने की समय अवधि क्या है? तो देखिए, इसमें होता क्या है कि राष्ट्रपति का जैसे कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, उससे पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र या पद से हटाए जाते हैं, तो उस स्थिति में भी जो खाली पद रह जाएगा उसको जल्द से जल्द भरने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो हमने शक्तियों को कई पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि कार्यपालिका शक्ति, आगे आपको विधायी शक्ति भी देखने को मिलेगी, न्यायिक शक्ति भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से हमने इनको डिवाइड किया है। तो कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं, और वह प्रधानमंत्री के साथ साथ जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, ठीक है। साथ ही वह किसी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। मान लीजिए कोई इंडिया का कोई एरिया है, उसको उन्होंने कहा कि ये अनुसूचित क्षेत्र है, तो वो कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में भी राष्ट्रपति के समक्ष शक्तियां होती हैं। कई बार नियुक्तियों से प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करते हैं, या फिर ऐसे आ जाएगा राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करते। तो देखिए, किसकी नियुक्ति करते हैं यहाँ ये बताया गया है, प्रधानमंत्री, उसके साथ साथ अन्य मंत्री, ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं जिन्हें, राज्यपाल, वित्त आयोग के सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको आप CAG भी कहते हैं, ठीक है, CAG, कैग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, अंतर्राज्यीय परिषद, इन सभी में नियुक्तियां कौन करते हैं? वो करते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के केवल मुख्य न्यायाधीश से नहीं, बाकी अन्य न्यायाधीश जो भी हैं उन सभी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब विधायी शक्तियां क्या हैं राष्ट्रपति की? तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति जो हैं संसद के भाग हैं। अब आपसे पूछा जाए संसद के कितने भाग हैं, आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा। तो ये केवल 2 भाग नहीं है। जब तक आप राष्ट्रपति को उसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक संसद पूरी नहीं होती, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के भाग हैं। आर्टिकल 79 ये कहता है। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि वह संसद का सत्र बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है या लोकसभा को
भंग भी कर सकता है। लोकसभा में जब भी साधारण निर्वाचन होता है, मतलब लोकसभा के चुनाव हुए, कोई पार्टी जीती, उसके बाद सरकार बनी, तो जब सरकार बनी, संसद का पहला सत्र जब होगा, तो प्रथम सत्र के आरंभ में वो क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ दोनों सदनों को भी राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो एक तो प्रत्येक वर्ष पहले सत्र के आरंभ में, दूसरा जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद सरकार बनेगी और मंत्रिपरिषद वगैरह ये सब बनेंगी, उसके बाद जब संसद का पहला सत्र होगा, तो उस समय भी यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, ठीक है। आपने हाल ही में देखा, लोकसभा में संबोधित किया था। यहाँ पर एक है अनुच्छेद 123, जिसके अंतर्गत अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कानून बनाने का कार्य यहाँ पर इंडिया में कौन करता है, संसद करता है। अब जब संसद ही सत्र में नहीं है तो कानून कौन बनाएगा, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए कोई भी कानून यहाँ पर लागू कर सकते हैं, और उसका प्रभाव वैसा ही होगा जैसा संसद के अधिनियमों का होता है। जब संसद के दोनों सदन या फिर दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो, संसद के पुनः आयोजन की तिथि से 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। मतलब इन्होंने जैसे अध्यादेश जारी कर दिया आज, ठीक है, आज जारी कर दिया, और संसद 2 महीने बाद पुनः प्रभावी हो जाती है, पुनः उसका आयोजन होता है, तो उसके 6 सप्ताह के बाद अगर सदन द्वारा उसको अनुमोदन नहीं किया जाता तो वो समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति जो हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, इन सभी से जो विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें राज्यसभा में सीट देते हैं, और राज्यसभा में ये ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। किस किस को, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनको। इससे पहले यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय से भी लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था राष्ट्रपति के पास। लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, इसे आप याद रखना, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि एंग्लो इंडियन समुदाय को जो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है। बाकी ये तो हैं, अभी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अब देखिए, संसद में कुछ इस तरीके के विधेयक हैं जिन्हें प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, उनकी अनुशंसा ली जाती है। तो देखिए, भारत की संचित निधि से अगर कोई संबंधित विधेयक है, या फिर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने से या नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक है, या फिर हम बात करें धन विधेयक की, ठीक है, धन विधेयक की, और कोई ऐसा विधेयक जो राज्यों के हित में कोई टैक्स या शुल्क लगाता है या उसमें परिवर्तन करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाएगी, अनुमति ली जाएगी प्रस्तुत करने से पहले, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जब कोई विधेयक बनता है तो पहले लोकसभा या फिर राज्यसभा, जिसमें भी बने, ठीक है, तो दोनों सदन जब पारित कर देते हैं, वो फिर राष्ट्रपति के पास चला जाता है। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है उस पर, तो देखिए, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है कि हाँ, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो कानून बन जाएगा। वो विधेयक को सहमति नहीं देगा, मतलब अपनी सहमति वापस ले लेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह हो सकती है कि यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के पास वो पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देगा कि आप इस पर थोड़ा और विचार कीजिए, उसके बाद भेजिए। ये धन विधेयक में ऐसा नहीं होता, धन विधेयक जो होगा वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाया जा सकता। अब जब वापस लौटा दिया तो संसद के दोनों सदनों ने फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, ठीक है, चाहे वो संशोधन करें या ना करें, ठीक है, उन्होंने पारित करके उनके पास भेज दिया। तो राष्ट्रपति को इस विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, ऐसा करने के लिए वो बाध्य हैं एक तरीके से। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ठीक है, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है ये याद रखना। तो राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कब कर सकते हैं, तो देखिए, संघीय कानून के विरुद्ध अगर अपराध किया है, या फिर किसी सैन्य न्यायालय द्वारा तुम्हें सजा दी गई है, कोर्ट मार्शल हुआ है, इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ऐसी सजा जिसमें मौत की सजा, मतलब फांसी वगैरह की सजा प्रदान की गई है, इस आधार पर यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास टोटल 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। वो क्या हैं, क्षमा, ठीक है, जिसे आप पार्डन कहते हैं, विराम, प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण, इन सभी को समझना आवश्यक है, एग्जाम में आते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो क्षमा के अंतर्गत क्या है कि दोषी की सजा को दंड या दंडादेशों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है मतलब कोई अपराध किया
उसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि हम तुम्हें क्षमा कर दिया, मतलब उस पर कोई भी केसेस है वो सब हट जाएंगे, अब वो बिल्कुल फ्री हो गया। विराम का अर्थ क्या है? जैसे कोई विशेष परिस्थिति में है कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है, उसको मृत्यु दंड मिल जाता है, ठीक है, तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में चेंज कर देंगे राष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर ऐसा वो कर सकते हैं, उसके दंड में कमी कर दी जाती है विराम के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें मृत्यु दंड को किसमें बदल दिया? आजीवन कारावास में। इसी तरीके के और भी उदाहरण हो सकते हैं। प्रविलंबन क्या होता है? तो अस्थायी समय के लिए किसी सजा, विशेष करके मृत्यु दंड के निष्पादन पर यहाँ पर रोक लगा सकते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा मांगने या उसे कम करने के लिए समय देना होता है। अगला है परिहार। इसमें सजा की अवधि को कम करने का निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इसमें सजा का जो चरित्र है वो वही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोरतम सजा प्रदान की गई है, तो परिहार के अंतर्गत वो कहेंगे कि नहीं 5 साल कर सकते हैं, 10 साल ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कठोर वाला चेंज नहीं होगा, कठोर सजा रहेगी लेकिन 5 साल के लिए। उन्होंने क्या किया? 10 से 5 कर दी, तो ये परिहार के अंतर्गत आ सकती है अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहें तो। लघुकरण, ठीक है, लघुकरण में क्या है? दंड का जो स्वरूप है, चरित्र है, उसमें बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी अपराधी को कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। वहीं अगर अपराधी को कोई कठोर कारावास मिला है तो उसे साधारण कारावास में भी बदला जा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है, ऐसा लगता है राष्ट्रपति को, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि भारत में वित्तीय स्थिरता या फिर ऋण को खतरा है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो आपातकालीन शक्तियों में आपने 352, 356, 360 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन सभी को समझ लिया है। वित्तीय आपातकाल अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो देखिए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। किन मामलों में ले सकते हैं? विधिक मामले, संवैधानिक मामले, कोई सार्वजनिक महत्व का मामला है तो इन मामलों में वो सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये सलाह उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित प्रकार की वीटो प्रदान की गई हैं। जैसे कि पूर्ण वीटो, जिसे आप आत्यंतिक वीटो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। निलंबनकारी वीटो, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। अगला है पॉकेट वीटो, इसे हम जेबी वीटो भी कहते हैं, ठीक है, जेबी वीटो भी कहा जाता है। इसमें विधेयक को वो ना तो अनुमोदित करते हैं, ना ही स्वीकार करते हैं, ना अस्वीकार करते हैं, ना ही वापस करते हैं। तो इस तरह विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रखा जा सकता है, मतलब एक तरीके से वो अपनी जॉब जेब में डाल लिया और छोड़ दिया, तो इसे कहेंगे पॉकेट वीटो। अब हम समझेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, जिसका वर्णन आप अनुच्छेद 61 में देखेंगे। ये आप याद रखना, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अब महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को पद से हटाना अगर चाहते हैं तो महाभियोग के लिए एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण। अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है तभी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ऐसा आरोप लगा सकती है, ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है, ठीक है। और जब भी ऐसा संकल्प लाया जाएगा तो कम से कम 14 दिन पहले की लिखित सूचना के बाद ही ऐसा संकल्प लाया जाएगा, और सदन के, जिस भी सदन में वो लाया जा रहा है, सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके बाद सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उसको पारित होना भी आवश्यक है। जब संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाता है तो दूसरा सदन उस आरोपों की जांच करेगा, और राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने एवं प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार होगा। आरोपों की जो जांच करने वाला सदन है, जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तथा आरोपों को वैसा ही रखता है जैसा लगाए गए थे, तो राष्ट्रपति जो है प्रस्ताव पारित होने वाली तिथि से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और पद से हट जाएंगे।
अब यहाँ देखिए मनोनीत सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, मतलब निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये भाग ले सकते हैं। वही राज्य विधानमंडल के सदस्य जो हैं, निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल बनता है उनमें ये शामिल रहते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में ये शामिल नहीं रहते। ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लेना। मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राज्य विधानमंडल के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं, महाभियोग में शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। साथ ही पद पर रहने के दौरान किसी भी न्यायालय में उन पर दंडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। अगर कोई केस उन पर है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। साथ ही पद पर रहने के दौरान उनकी कभी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब थोड़ा हम अपने वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले वह 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था, मयूरभंज जिले में, और वो संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। देश के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? कई एग्जाम में पूछा गया था ये। तो देखिए, सैलरी की बात करें तो उनकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है। कितनी है? 5 लाख रुपए प्रति माह। 2018 तक ये सैलरी 1.5 लाख हुआ करती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए पर मंथ कर दिया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनकी सैलरी 4 लाख है, जो कि 2018 तक 1.25 लाख, मतलब 1,25,000 हुआ करती थी। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी पॉइंट थे हमने समझ लिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।